आदाब नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका खैर मुक़द्दम है। मैं आपका मोहम्मद फारूक। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। थोड़ा देरी हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासत तेलंगाना के जो अरकान हैं वो और जमीयतुल उलमा जमात इस्लामी हिंद, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हमारे हैदर आगा साहब और तामीर मिल्लत हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मुफ्ती खलील अहमद साहब की क़ियादत में अंसारी साहब हम लोग सब जाकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए। सेक्रेटेरिएट के इन दोनों मसाजिद की जो शहादत हुई उसकी दोबारा उसी मुकाम पर तामीर, और साथ ही साथ हमने अपने तरफ से चीफ मिनिस्टर को तमाम मुसलमानों के एहसासात और तकालीफ से भी उसको वाकिफ़ कराया और एक रिप्रेजेंटेशन भी चीफ मिनिस्टर को दिया है। तो मैं चाहता हूं कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। बिल्कुल देंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग 2 बजे चीफ मिनिस्टर साहब की ऑफिस को गए। असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हम सब लोगों की सोच की तर्जुमानी फरमाई और हजरात ने भी अपनी बात पेश की। चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात कही गई कि हमारे यहाँ मस्जिद हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। जिस जगह पर एक बार मस्जिद बन जाए वह हमेशा के लिए मस्जिद बन जाती है, और जिसने मस्जिद के लिए उस जगह को वक्फ किया है उसका भी उसमें कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता है, वो भी उसका मालिक नहीं रहता है, वो उसकी हैसियत को बदल नहीं सकता है। और यह बात भी वाज़ेह की गई कि मस्जिद असल में बिल्डिंग का नाम नहीं है बल्कि उस ज़मीन का नाम है जो नमाज के लिए वक्फ की जाती है। इसलिए उसी जगह पर दोबारा मस्जिद की तामीर करना ज़रूरी है और ये तमाम मुसलमानों का मुतालबा है। बहुत खुशी की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ही तफसील के साथ हम लोगों का मौक़िफ़ सुना और उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में यह वादा किया कि जो 2 मस्जिदें हैं, न सिर्फ वो 2 मस्जिदें हैं बल्कि उनके दरमियान जो जगह है उस जगह को शामिल करते हुए तकरीबन 1500 गज़ ज़मीन, वही ज़मीन ये हुकूमत मस्जिद के लिए देगी। 2 मस्जिदें बनेंगी और बीच का जो हिस्सा है उसमें मस्जिद की खिदमत करने वाले इमाम, मुअज्जिन साहब वग़ैरह उनका क्वार्टर बनेगा और गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसको बनाएगी। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में उसकी बुनियाद रखी जाएगी, और बुनियाद इस तरह रखी जाएगी कि उसमें मस्जिद की भी बुनियाद होगी, फिर उसी अहाते में जो मंदिर बनने वाला है उसकी भी बुनियाद रखी जाएगी, और सेक्रेटेरिएट ही से लगी हुई ईसाई भाइयों के लिए जो चर्च की भी जगह हुकूमत दे रही है उसकी भी बुनियाद रखी जाएगी, ताकि इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है और जो सेकुलरिज्म है उसका इजहार हो सके उससे। तो यह भी उन्होंने वादा किया, और उसके नक्शे के लिए भी जो ऑफिसर्स हैं उनको उन्होंने हिदायत दे दी। तो हम लोग उनकी बात से
بہت ہی مطمئن ہوئے، پوری طرح مطمئن ہوئے، ہمارے جذبات کی تسکین ہوئی، ہمارے مطالبات کی تکمیل ہوئی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے جو مسجد تھی اس سے زیادہ شاندار مسجد اور اس سے زیادہ وسیع اور کشادہ مسجد انشاءاللہ اسی جگہ پر تمام سہولتوں کے ساتھ تعمیر ہو جائے گی۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم لوگ تلنگانہ گورنمنٹ کے سی ایم کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہم مجلس اتحاد المسلمین کے قائد جناب اسدالدین اویسی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس میں ان کی کوششوں کا اور ان کی جد و جہد کا بڑا دخل ہے۔ اور یہ بھی سی ایم صاحب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کا لحاظ رکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی سڑکوں کی توسیع ہو، روڈ کی توسیع ہو، اور وہاں اگر مسجد پڑ رہی ہو تو مسجد کو بچاتے ہوئے روڈ کا نقشہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے اور اس کی بھی ہدایت دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا کام میں سمجھتا ہوں، ایک تاریخی دن ہے آج کا دن کہ اتنا اہم مسئلہ اور بہت ہی اچھی فضا میں، محبت کی فضا میں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اللہ کرے یہ کام اپنی تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بتایا کہ دونوں مساجد اسی جگہ پر بنیں گے جس جگہ پر پہلے سے قائم تھے۔ اس کے علاوہ درمیان کی جو جگہ ہے وہ بھی مساجد کے لیے حوالے کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر خادمین مساجد کے کوارٹرز بنائے جائیں گے۔ صرف مسجد ہی نہیں بلکہ مندر اور پھر ایک چرچ کے لیے بھی جگہ الاٹ کی گئی ہے، اور ہمارے سامنے ہی چرچ کے ذمہ داروں سے اور مندر کے ذمہ داروں سے بات کی گئی۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں تینوں کا سنگ بنیاد ایک تقریب کے ذریعے سے انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ మిత్రులారా، ఈరోజు మన ప్రియతమ నేత కేసీఆర్ గారితో మత పెద్దలు మరియు ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు యొక్క సభ్యులు మరియు ముస్లిం సంస్థల యొక్క ముఖ్యులు ఈరోజు మధ్యాహ్నం సీఎం గారితోటి కలవడం జరిగింది। రెండు మసాజిదులు, ఒకటి మస్జిదే హాష్మి మరి రెండోది సెక్రటరియట్ మస్జిద్। అది ఏదైతే ప్లాన్ ఉందో ఆ ప్లాన్తో వేరే ఉంది ఆ జాగా। ఆ రెండు మస్జిదులు అదే స్థలంలో కట్టించడం జరుగుతుంది। ప్రభుత్వం తన ఖర్చుతో అది కట్టిస్తుంది। మధ్యలో ఉన్న జాగా అది కూడా మసాజిద్కే ఇవ్వబడ్డది। అందులో మస్జిద్ యొక్క ఇమాం క్వార్టర్ అక్కడ నిర్మించబడుతుంది। అదేవిధంగా అక్కడ ఒక మందిరం కూడా ఉంది। నరేందర్ గారితోటి మాట్లాడి ఆ మందిరం యొక్క కూడా పని జరుగుతుంది। ఒక చర్చ్కు కూడా స్థలం అలాట్ చేయబడ్డది। మస్జిద్, రెండు మసాజిదులు మరియు ఒక చర్చ్, ఒక మందిరం యొక్క శంకుస్థాపనం అక్టోబర్ మొదటి వారంలో లేక రెండో వారంలో అక్కడ ముఖ్యమంత్రి తమ చేతులతో అక్కడ శంకుస్థాపనం చేస్తారని ఇవాళ వాగ్దానం ఇవ్వబడ్డది। చాలా మంచి వాతావరణంలో వారు హామీ ఇచ్చారు మరియు మొత్తం మత పెద్దలు అందరూ సంతృప్తి చెందారు। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी मीटिंग में
नारायण पेट पर जो आशुखाने को मुनज़्ज़म किया गया था उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मसले को उठाया तो सीएम साहब ने ये वादा किया है कि उसके लिए भी ज़मीन दी जाएगी और उसके लिए भी बनाने के लिए ख़र्चा दिया जाएगा। महमूद अली साहब से कहा कि आप ज़िम्मेदारी लें और मुकाम पर उसको मस्जिद आशुखाने को बनाएं। तो हम शुक्रगुजार हैं जनाब KCR साहब के, होम मिनिस्टर साहब के और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के कि उनकी कामयाब नुमाइंदगी पर आशुखाना इंशाअल्लाह बनेगा और गवर्नमेंट अपने अखराजात से वहाँ पर बनाएगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। हज़रात, बड़ी देरीना कोशिश के बाद आज सीएम से मुलाकात का मौका मिला और बहुत ही, जैसा कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और हामिद मोहम्मद खान साहब और हमारे दोस्त ने जैसा कहा कि बतकरार उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह मस्जिद का इफ्तिताह, दोनों मसाजिद का इफ्तिताह उसी जगह पर होगा जिस जगह वो मसाजिद का वजूद बाकी था, और वो मंदिर भी जो है उसको भी कायम किया जाएगा उस जगह पर। तो ये तयक़ुन हमको इस बात का इत्मीनान दिलाता है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो हम में बेचैनी पाई जाती थी वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी अनक़रीब। और इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस ज़माने वहाँ पर उनको याद दिलाया मस्जिद नूर, उसकी तकमील के सिलसिले में भी और अंबरपेट की मस्जिद के सिलसिले में भी, और इसके अलावा 2 कब्रिस्तान जो 50-50 एकड़ के हों उसकी फराहमी के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की गई। मुझे यकीन है कि मुसलमानान हैदराबाद ख़ास तौर से और दक्कन के मुसलमान इंशाअल्लाह यकीन रख सकते हैं कि चीफ़ मिनिस्टर अपने वादे के मुताबिक इंशाअल्लाह दोनों मसाजिद का संग बुनियाद रखेंगे और इंशाअल्लाह हम सबको जो बेचैनी सी है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज नकीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में मुसलमानों का एक वफ़द जो पर्सनल बोर्ड के अरकान पर जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, तामीर मिल्लत और दीगर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के साथ चीफ़ मिनिस्टर से आज सेक्रेटरीट के दोनों मसाजिद के सिलसिले में मुलाकात रही और बहुत ही ज़बरदस्त नुमाइंदगी की गई सबकी जानिब से। और चीफ़ मिनिस्टर साहब ने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर यह तयक़ुन दिया है कि दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर बनाई जाएंगी। न सिर्फ उसी मुकाम पर बनाई जाएगी, दोनों मसाजिद के दरमियान में जो जगह है वो जगह भी मुसलमानों के मस्जिद के लिए, जो मौज़न साहब वगैरह के क्वार्टर के लिए, वो भी दी जाएगी। इस तरह से टोटल 1500 गज ज़मीन जो है वो दे देंगे और इसका इंदराज भी वक्फ बोर्ड में वो करा देंगे। ये बहुत खुशी की बात है। चंद दिनों से जो मुसलमानों में एक बेचैनी थी वो बेचैनी ख़त्म हो गई और बार बार हमारे बैरिस्टर साहब यही कह रहे थे कि इंशाअल्लाह मस्जिद वहीं पर उसी मुकाम पर बनाएगी और हम उसी के लिए ही जिद्दोजहद करेंगे। और चीफ़ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद आज ये तय कर दिया गया कि जो है वो अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में मसाजिद का, उसके साथ मंदिर का और जो है ईसाई चर्च का भी जो है संग बुनियाद एक बहुत अच्छी तकरीब मुनक़िद करके वहीं पर संग बुनियाद भी रख दिया जाएगा। मैं इस सिलसिले में बहुत ही मशकूर हूँ हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि आज वो मुसलमानों के एक वफ़द को उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर से मुलाकात का मौका इनायत फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डेलीगेशन चीफ़ मिनिस्टर साहब से मिला और मुसलमानों की जो बेचैनी दोनों मसाजिद के शहीद होने पर थी उसका इजहार किया गया और ये मुतालबा किया गया कि जो मसाजिद शहीद किए गए उसी मकाम पर दोबारा तामीर किए जाएं। और इस नुमाइंदगी में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क़ियादत की थी
اور چیف منسٹر صاحب نے بہت وقت دیا، تفصیل سے سنا، اور جو پروپوزڈ پلان تھا اس کو نمایاں طور پر بڑے اسکرین پر وضاحت کرتے ہوئے ہم کو دکھلایا، اور یہ بتلایا کہ بھئی جو ان کے پاس پہلے مسجد کا جو پلان تھا وہ کیا تھا اور ہمارا کیا مطالبہ ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ طے ہوا کہ ہمارے جو مساجد تھے ان کے پروپوز پلان سے کوئی متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ علیحدہ آپ کی جو مساجد تھے وہاں پر ہی تعمیر ہوں گے، میں اسے اتفاق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دو مساجد کے درمیان زمین تھی وہ زمین بھی ہم کو وقف کر دینے کا وعدہ کیا، اور یہ دونوں مساجد ملا کر علیحدہ علیحدہ بنائے جائیں گے، اور بیچ میں جو ہے مساجد سے متعلق اسٹاف کوارٹرز کے طور پر بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے قبرستان کے لیے ORR کے اطراف میں قریب 150 سے 200 ایکڑ زمین، 100 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے مسلمانوں کے دیے جائیں گے۔ وہ اس کے لیے انہوں نے محکمہ مال کے جو عہدیدار ہیں ان کو ہدایت دی کہ زمین پوائنٹ آؤٹ کر کے CM کے علم میں لے کر آئیں، اور جس میں شیعوں کو، مہدویوں کو اور سنیوں کو قبرستان کی استفادے کا موقع ملے گا۔ شکریہ۔ تو آپ پوری تفصیل سن لیے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راشٹر ریڈی کے زمانے میں بھی یہ مسجد کو شہید ہو گئی تھی، بنایا گیا تھا، نمبر 1۔ دوسری یہ ہے کہ سیکریٹریٹ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے اور اس کے اندر یہ مسجدیں شہید ہوئی تھی، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس کو بنانا، کیونکہ ڈیمولیشن جب ہوا سیکریٹریٹ کا، اس کے ڈیمولیشن کے دوران ہی یہ مسجدیں شہید ہوئیں، اسی لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر ہم کو پورا اسکرین کے اوپر ایک علاقہ بتائے کہ اگر آپ چاہتے تو میں اسی جگہ پر ایک بڑی عالی شان مسجد بنا دیتا ہوں۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی خلیل احمد صاحب، مفتی غیاث صاحب، مولانا انصاری صاحب، مولانا اکبر نظام الدین صاحب، ہمارے تعمیر ملت کے ضیاء الدین صاحب، حامد محمد خان صاحب نے، ہم سب نے کہا، CM سے کہا کہ سر، جیسا شروعات میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جہاں مسجد ایک بار بن جاتی اس کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ درجے وقف بھی ہے، رجسٹرڈ وقف ہے، تو CM اتفاق کے بولے کہ ٹھیک ہے، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی جگہ پر ہم لوگ بنا دیتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ CM نے منسٹر RNB سے کہا کہ آپ اکبر صاحب سے بھی تھوڑا کنسلٹ کر کے اس کا نقشہ بنائیے، اور نقشہ بنانے کے بعد جلد سے جلد نقشہ بنے گا اس کا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مندر بھی اور گرجا گھر بھی ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد کیا جائے گا، یہ گورنمنٹ وہاں پر اس کا کام کرے گی۔ اور ہم نے یہ بھی CM سے گزارش کی کہ آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف میں قبرستان کی گورنمنٹ کی کہیں زمین ہے تو آپ دیجئے، جس میں ہم سنی حضرات، مہدوی فرقے کے لوگ اور شیعہ فرقے کے لوگوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ تو CM نے کنسرن متعلق آفیسر سے کہا کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرو، اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی دکھے گا اس کو وہ کریں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نامپلی پہ جو زیر تعمیر انیس الغربا کی بلڈنگ ہے وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے تعمیر کے لیے، اور 3 فلور ڈالنے سے وہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ تو چیف منسٹر نے RNB منسٹر سے کہا کہ فوراً، کیونکہ یہ نیا کام نہیں ہے، آن گوئنگ ورک ہے، پرانا کام ہے، اس میں آپ اس کو جلد سے جلد اس کو تکمیل کروائیے، اس کو مکمل کروائیے۔ پھر ہم نے CM کو
اردو زبان کے بارے میں بھی یاد دلایا تو چیف منسٹر سے اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو داں کو اس کا وائس چیئرمین بنانا ضروری ہے. تو چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ایک قابل شخص کو آفیشیل لینگویج کمیشن کا وائس چیئرمین بنایا جائے گا. تو ہماری امید یہ ہے, ہماری پھر سے کوشش یہ رہے گی, اور اسلامک سینٹر کی جو ہائی ٹیک سٹی میں نشاندہی کی گئی تھی اس کا بھی عنقریب میں اس کا افتتاح کیا جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے, ہماری ابھی بھی جدوجہد یہ رہے گی کہ جلد سے جلد اسی مقام پر جہاں پر ہماری دونوں مساجد تھے اس کا سنگ بنیاد ڈالا جائے, وہ مسجدیں جلد سے جلد اس کا تعمیر شروع کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اسی دن اس کا بھی کام شروع ہوگا. اور یہ جنرلی رودات تھی, اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. امبر پیٹ, ہاں, دونوں بھی سی ایم کے سامنے رکھے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ہوگی. مجھے یقین ہے ہم سب نے سی ایم کو یاد دلایا. ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا مسجد نہیں ہے بول کے آپ بول رہے, میں بول رہا ہوں مسجد ہے. آپ سوال جب کریں تو مسجد کی اہمیت کو سمجھو. آپ مسجد ہے اور رہیں گی, اس پہ ہم بات کیے سی ایم سے, انشاءاللہ تعالی ہم کو امید ہے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے گا. مگر آج کی جو میٹنگ تھی یہ بالخصوص سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی ان کی شہادت ہوئی, اس کے تعلق سے ہم نمائندگی کیے, مگر اس میں ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں اس پر بھی بات ہوئی. سر آپ نے کہا کہ ایک ہی دن مسجد اور چرچ گرجا گھر کی نیو رکھی جائے گی. کیا گرجا گھر بھی ٹوٹا تھا کیا؟ نہیں, گرجا گھر نہیں ٹوٹا تھا, مگر یہ تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک مثال ہے جہاں پر حکومت وقت تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے, اور چرچ کے ذمہ داروں نے بھی چیف منسٹر سے جا کر ریکویسٹ کیا تھا, ریپرزنٹیشن کیا تھا کہ ہم کو بھی وہاں پر جگہ دی جائے. تو چیف منسٹر نے بحیثیت چیف منسٹر یہ فیصلہ لیا کہ ہاں ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے, اس کی عمل آوری کے لیے وہ فیصلہ لیا گیا. گردوارے کا بھی ہے پروپوزل, بات کر رہے ہیں سی ایم سکھ لوگوں سے. ہاں, ایئرپورٹ کی مسجد کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب ایک ضعیف پارٹی جس کا نام کانگریس ہے وہ اقتدار میں تھی, تو ذرا ان لوگوں سے بھی سوال کرنا آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے. کیا پہلے طے ہوا تھا؟ نہیں, سنیے, آپ کا سوال اچھا ہے سومت. مسجد کا اسی جگہ پر تعمیر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور سی ایم نے اب بیان تو دیا, انہوں نے اپنے ریگریٹ کا بھی اظہار کیا تھا, مگر ہم یہ جا کر ان کو بتائے ہیں کہ اسی مقام پر جس جگہ پر مسجد تھی جس کا گورنمنٹ اس کی کسٹڈی میں تھی, وہ تو اسی جگہ پر تعمیر ہونا, اور چیف منسٹر ایگری ہو گئے کہ اسی مقام پر سی بلاک میں اولڈ سی بلاک اولڈ ڈی بلاک میں رجسٹرڈ وقف ہے یہ زمین, اور مسجد وہاں پر تعمیر ہوگی. کس کا ڈیزائن؟ ہاں ہاں, ارے انکارپوریٹ ہو گیا, آپ بھی رہیں گے انشاءاللہ, فکر مت کریے. آپ مندر کے اناگریشن میں رہیں گے, پھر مسجد میں بھی رہیں گے, آپ کور کریں گے زی ٹی وی کی طرف سے. پرساد صاحب, ہم تو آپ کو بولیں گے یو مسٹ کم. نہیں, ڈیزائن کا کیوں چینج ہوگا؟ ڈیزائن چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے ہمارا مین ریکویسٹ ڈیمانڈ کیا تھا ڈے ون سے, اسی جگہ پر, کیونکہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں تھا وہ. ہاں, وہ دیکھیے وہ سی ایم کیا بناتے بنا لو, ہمارا ڈیمانڈ کیا تھا, وقف پراپرٹی ہے اسی مقام پر تعمیر ہونا, اور ہوں گے انشاءاللہ. ہاں پرمود صاحب آپ دودھ پوچھ لیے, اب میڈم آپ پوچھیں. آپ کا ہر بات اہم ہی ہوتا, میڈم پوچھنے دیجیے. جی
चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि अक्टूबर 1 या 2 वीक में, क्योंकि अब तो असेंबली चालू होने वाली है, अक्टूबर 1 या 2 वीक में इंशाअल्लाह ताला ये तीनों इबादत गाहों का संगे बुनियाद या इनॉग्रेशन का शुरू होगा। हाँ बोलिए आशीष साहब। बार अभी तो ये मस्जिद की तामीर हो रही है, अच्छी बात है, सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर की तामीर बनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ सबको मालूम था कि वहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, वहाँ रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ लोग जाते थे, उसको तोड़ा गया, उसके ऊपर भी आप लोगों ने बात की क्या? अगर आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, मगर फिर भी हमने तमाम ने सीएम से कहा कि हमको बड़ी तकलीफ हुई कि इस तरह की हरकत हुई। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैंने उस पर बयान भी दिया, और जब बिल्डिंग को डिमोलिश कर रहे थे, कोई बॉम्बे की कंपनी बोले सीएम साहब, तो डिमोलिशन के दौरान में ये हादसा पेश आया। हाँ हाँ, yes, Congress, no, why should I raise when, no, see, it is not the question of getting credit, Lokesh. We have succeeded, alhamdulillah, in getting that masjid which was demolished to be constructed at its original place where it stood. It is a waqf property. Congress party should answer about Babri Masjid. Let them answer on Babri Masjid. The Congress party had welcomed none other than their General Secretary, had tweeted. So it is the Congress party who is the main mischief monger. All these problems are created, and you are forgetting that during Rajshekar Reddy's time, ये मस्जिद शहीद हुई थी नहीं हुई थी हबीब? ये हुई थी ना हबीब? देखो आपके जर्नलिस्ट ही बोल रहे, हुई थी। फिर आखिल साहब से संगे बुनियाद डलाए, मुफ्ती खलील में सब जाके नमाज पढ़ाए। अब ये बात आना ना हबीब, आप बोलना ना हबीब। आपने बोले तो कैसा, आप बुजुर्ग है जर्नलिस्ट में, आप सिखाना नौजवान बच्चों को, ऐसा छुपा के रखे तो कैसा सीने में इन राजों को। हाँ नहीं मालूम मेरे को। आप ठहरिए, हाँ बोलिए आशीष, आपका हो गया, बोलिए प्रमोद जी। ये ANI के मौलाना बहुत शरीर है। अब भाई आप जनियोधारू हैं, आप मेरे को उसका मसले में क्यों लेके आ रहे हैं? आप तय कर लो भाई, हम तो चाह रहे कि सब बन जाए, वो आप तय कर लो, मगर बनेगी मंदिर वहां पर, ये मुझे यकीन है, सेक्रेटेरिएट में। हाँ नहीं, आप अगर आपको तमाम से पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं रुकता हूँ, आप लोगों को जाने दीजिए, नमाज का टाइम भी हो रहा। हज़रत बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ ले, मैं इन लोगों को सलाम आपको कुछ पूछना तो नहीं है ना? सब मैं हाजिर हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। हाँ बिल्कुल रेडी हूँ हबीब, मगर ये राजों को छुपाना नहीं, आप राजों को छुपा रहे, आप पर्दा उठाइए, इंकशाफात करिए। हाँ ना मंडे को। शुक्रिया मौलाना। पूछिए भाई, क्या पूछना? हाँ मुलाकात के बाद भी ट्वीट किया मैंने। मुलाकात, yes, that is what I'm saying. He's not telling, he's only telling the half truth. What? Yes, after I tweeted, I was the only one who tweeted, stating that 8 hours have passed since the Chinese defense minister have released a statement on the meeting he had with our defense minister, Shri Rajnath Singh ji. Why isn't the government releasing a statement? So now the statement has been released, but the fact of the matter is that are the Chinese going to vacate the 1,000 square kilometer which they have occupied inside India LAC?
that there is no clarity. There is no clarity about it. And now the Foreign Secretary and the Foreign Minister have on record said that this is the most serious situation after 1962. That clearly shows that the Chinese are inside India's LAC. This is a very serious situation and the government has no answer to it. The PLA is sitting inside India's LAC, that is India territory. In Pongsong Lake, in Depsang Valley, everywhere they are sitting. Sir, despite you writing a letter to Om Birla, sir, doesn't mean that there is going to be a question asked? Well, it is a partial victory, my dear Krishna, that at least unstart questions have been allowed. But yes, there should have been a question hour. There should have been Fridays and an unofficial members day. That should also have been there. But if you see, Telangana Assembly is going to have question hour. Telangana Assembly is going to have question hour. They are going to have everything. It's going to function as a normal assembly. I'm thankful to the Chief Minister that at least he's open to accountability. He's open to being questioned and is willing to answer on the floor of the Telangana Assembly. That is where parliamentary democracy succeeds. If the government of the day does not want a question hour, it shows that they are running away. And they don't want to be accountable and answerable to the people of India. हाँ, तो देखिए, हमारे रक्षा मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की. चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया. शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम. हो सकता है भाई, वो भी बड़ा काम, मेहनत का काम है. मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा. क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के LAC के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा. क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते हैं और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है कि हाँ खाली करना. देखिए, तीसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि 1962 के बाद सबसे सीरियस हालात हैं. तो इसका मतलब ये है कि चीन हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और ये सरकार उस पर डिबेट नहीं करना चाहती, ना उस पर बात करना चाहती. और अफसोस ये है कि अभी भी कई मीडिया के लोग सिर्फ उस एक्टर की मौत के ऊपर पड़े हुए हैं. ना GDP की बात होती, माइनस 23% चीन की फौज हमारे जमीन में घुसी हुई है, उसकी बात नहीं होती. हाँ हाँ, नहीं, यहाँ से खराब है, आपका है. हाँ, हो गया ना, आ रहा आता थोड़ा आता हो गया. हाँ हाँ, एक्टर क्या बोलूं एक्टर के बारे में? हाँ, मेरे से बड़ा कोई हो सकता? आप तो हर चीज में बदनाम कर देंगे मेरे को. छोड़ दो अब, मेरे को बोल दिया, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड. हाँ, वो उनसे पूछो आप. हाँ, Chinese media is stating that whatever happened, India is responsible for it, and they have So then our government should strongly revert that statement, isn't it? They must say that you are inside our Indian LAC. Every newspaper, every journalist
every security expert is saying that Chinese PLA army is sitting inside India's LAC. Why isn't this government is brave enough to accept that they're sitting inside our territory? If they are not sitting inside our territory, then what is our army doing? Aren't all you people carrying news that our army and their army are within our guns ranges? That means it's so close they are. It clearly shows that the PLA is inside India's LAC. और कुछ मीडिया वालों पे इतना क्यों खफा है सर आप? नहीं खफा, आप पे खफा नहीं हूं मैं कभी आप पे खफा नहीं हो सकता। आप जिसके लिए काम करते, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार था और रहूंगा। आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। नहीं पर सुशांत सिंह जो है अभी बहुत मेन खबर चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की, हाँ, और बॉम्बे में सभी सवाल खा रहे हैं पुलिस पे, वहाँ के प्रशासन पे। अब इंटॉलरेंस की बात भी आ रही है, एक्सप्रेस बीजेपी में वहाँ पे आते बोले तो उसको मार से बोल रहे, तो इंटॉलरेंस है क्या? जैसे ना गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट। देखिए, मुंबई की पुलिस ने 26/11 का जब वाकया हुआ था तो मुंबई की पुलिस ने अजमल कसब को पकड़ा, जिंदा पकड़ा। उसमें हमारे वहाँ के एक ब्रेव कांस्टेबल की मौत भी हुई। और फिर ये कोविड क्राइसिस में पूरे इंडिया में पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा, फ्रंट लाइन थे वो। और फिर मुंबई शहर में तो इंडिया में हाईएस्ट केसेस हो रहे हैं, तो उसमें भी कई मुंबई के पुलिस ऑफिसर्स की मौत भी हुई। सौों की तादाद में वो लोग, उनको कोविड भी हुआ, चौतरफ हुआ, ये फैक्ट है। अब आप मेरे को वो इंडस्ट्री में लेके मत जाइए, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ प्लीज। नहीं, मैं देखिए वो फिल्म स्टार है, मैं ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार हूँ, उनसे उनकी बात करिए आप, मेरे को नहीं मालूम। I don't know about that area. That is not my area. That is not. No. Please don't. Please. नहीं भाई, अब प्लीज मेरे को मत ले जाए। आप जो दूसरी बात बोल रहे थे कि जो मीडिया ये दिखा रहा वो दिखा रहा, हाँ, नहीं, बाज लोग तो अभी भी खाली, देखिए हमारे शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रमोद साहब का, जो अचानक रात में टपक गए, और सोमित भी पीछे आ गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि करीब 36,000 लोग ने खुदकुशी की 2019 में। 32,000 डेली वेज लेबरर्स है, 10,000 हमारे किसान हैं। इतने लोग खुदकुशी करे 2019 में, और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, शायद 19 थे ना। आप उस पर नहीं बात करेंगे भाई? 36,000 के ऊपर लोग खुदकुशी कर लिए, सुसाइड करे, मगर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक ही फिल्म एक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर ऑब्सेस्ड थे आप लोग। क्या ये जो 30,000 डेली वेज अर्नर्स के घर पे गए कोई मीडिया कैमरे वाले, बोलो क्यों मरे तुम, क्यों खुदकुशी करे? वो किसान के घर में जाके बोले उसके बेटी से, बोलो क्यों तुम्हारे बाप ने क्यों खुदकुशी की, क्यों मर गया? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होंगी इतने जो लोग मर गए? बताइए ना, कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होंगी कि क्यों मरे, ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। इतने लोग मर गए हैं, ये इन गवर्नेंस है इनका। बस साहब मिल गया आपको मसाला। हो गया ना, चलेंगे। Now, what issues can be raised? Because you don't have a question hour. We don't know whether the government will agree for debates on what is happening in Eastern Ladakh. We don't know whether Modi's government will agree on a debate on the COVID crisis and the continuing increase of numbers, and subsequently because of COVID
And because of the unconstitutional lockdown of this government, 8 crore people have lost their jobs in informal sector. 1.8 million people like you have lost their salaries. Will they agree to this debate or not? We don't know. The government with the brute majority can bring those 10 ordinances to be converted into a law. We don't know. We have to wait and see. But we, in an ideal situation, we should have had the question hour. सर आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आवर नहीं है, हमें इश्यूज रेज करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब पार्लियामेंट में नहीं मौका मिलता तो बाहर गांधी स्टैच्यू के बाहर आप लोग करते हैं, तो क्या लाइक माइंडेड एमपीज जो हैं? नहीं भाई, देखिए, मेरे को हैदराबाद की आवाम और भारत की जनता ने मुझे इसलिए वोट डालकर कामयाब किया कि मैं पार्लियामेंट में अंदर जाकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने रखूं और उनसे सवाल तलब करूं। ये बुनियादी मेरा काम है। ये काम मुझे, आपने वोट क्यों डाला मुझे? इसलिए डाला ना कि भाई आप जाओ, जाकर पूछो, हमारी तकलीफ को बयान करो। 8 करोड़ नौकरियां चले गई, 1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मेरे को वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े रह के वोट डालते। अब जो सरकार वही नहीं करना चाह रही, तो अच्छा है, देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे, थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड कम हुआ? उस वक्त में मैं बोला था तो तमाम मीडिया के लोग बोले कि आप अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। आज आप देख लिए क्या हो रहा है। रोज 70,000 80,000 केसेस हो रहे, रोज हो रहे, कम नहीं हो रहे। मगर नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछते कि सर थाली बजाओ बोले, आप दिया जलाओ बोले, लाइट बंद करो, क्या हुआ उससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर करने तैयार नहीं है। अरे भाई, आप चलो, आप पूरों को नहीं बुला सकते तो सेलेक्टिव लोगों को बुला के कर लो, कम से कम हमारे कलेजे को सुकून हो जाएगा कि मेरा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो यही तो चीज है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं होना गवर्नमेंट की, और सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे, और उसका क्या, ज्ञान का क्या असर निकल रहा है? आज आप देखिए कि पार्लियामेंट में कोविड की वजह से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से नीट का क्वेश्चन पेपर में बच्चे जाके एग्जाम लिखेंगे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से बच्चे जेई का क्वेश्चन लिखेंगे। और नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बच्चों को बोले जाकर क्वेश्चन का आंसर करो। ये इनका गवर्नेंस है मेरे भाई। मोर को दाना खिला रहे, अब खाओ, वही देख के खुश हो जाओ। अरे सब बोल दिया यार लोकेश, प्लीज। हाँ, बिहार विल कंटेस्ट डेफिनेटली, दैट विल डिसाइड, विल डेफिनेटली कंटेस्ट। हाँ, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल आपकी बात तशवीश नहीं, वो हमारे लिए भी तकलीफ दे है, हमारे लिए भी तकलीफ दे है। मुझ जैसा अगर गुनाहगार मुसलमान भी है तो मेरे को भी बहुत तकलीफ है। आप तो माशाल्लाह, आप तमाम लोग नेक है, मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे को बहुत तकलीफ है, आज भी है, कल भी रहेंगी। ये तकलीफ खत्म होने वाली नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ का दिन था। और कुछ सर? कयूम साहब, नो टिक टैक, अभी पूछ लो आप। कृष्णा माय डियर, पॉल, हो गया ना, बोल दिया ना। और कहां लिखना चाह रहे हैं आप? ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।